हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे फिर वही बोर्स मॉडल और उसके लिमिटेशंस पर। अब ये संभवतः इस चैप्टर का और इसमें हम लोगों ने एटम के बारे में जितना क्लास 12th के सिलेबस में है उसमें वहाँ तक हम लोगों ने टच करने की कोशिश किया। ये जो सेकेंड पॉस्टुलेट से लिखा है ना कि ये डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट यहाँ पर, और उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था आप जानते हैं, वही कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in only those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. So h being the h with the Planck's constant and a 2 pi, you know this is constant. तो इसी के इर्द गिर्द हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे कि आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं आपको मिल जाएं, और लोगों तक वीडियोस को शेयर करिए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और खुद पूरा वीडियो देखिए और साथ बने रहिए। तो हम बात करेंगे इस पर सेकंड पोस्टुलेट पर। यही कहा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, n टाइम्स h अपॉन 2 पाई, और यू कैन से हियर n इज 1 2 3 4 5 and so on. So these are positive integers. Angular momentum of electron in nth orbit, here n is an orbit number, or you can say this is principal quantum number and you know well about this. So एक इस पजल को इसको बोर ने तो बता दिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स को सेटिस्फाई भी करता है, और उसी के जरिए उन्होंने इस हाइपोथेसिस को, इस मॉडल को प्रपोज भी किया। लेकिन ये नहीं बता पाए कि आखिर ये है डिपेंडेंस क्यों, मीन्स ये एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई है क्यों, ओके, n टाइम्स h अपॉन 2 पाई क्यों। तो इस पजल को सॉल्व किया डी ब्रॉय ने एक और हाइपोथेसिस के जरिए, जो अपना उन्होंने मैटर वेव का हाइपोथेसिस दिया था। हालांकि मैटर वेव का हाइपोथेसिस ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया गया बाद में डेविसन और जर्मर के द्वारा, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद भी अभी 1989 में और उसके बाद 94 में ये सब भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए भी इनके वेव नेचर को प्रूव किया जा सका। तो उसी हाइपोथेसिस के जरिए डी ब्रॉय ने इसको 1923 के बाद एक्सप्लेन किया कि इसको क्या कहना चाहिए, क्यों ऐसा है, कुछ ही स्टेबल ऑर्बिट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं और उनकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और ऐसा क्या दिक्कत है और सभी ऑर्बिट में। तो उन्होंने एक प्रपोज किया थियरी कि एक्चुअली revolving electrons are nothing but they are electron waves. Okay, so according to D Broglie, okay, according to here D Broglie, क्या है ये, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, रिवॉल्विंग electrons are what, matter waves, okay, matter waves of electrons, okay. The revolving electrons must be seen as matter waves, and definitely existence of stable orbits, they correspond to standing waves of electron matter wave, okay, and stable orbits must be seen as what,
standing waves of matter waves of electrons। अब यहां पर क्या बनता है, मैटर वेव, ये स्टैंडिंग वेव कहाँ बनती हैं, वहीं पर स्टैब्लिश हो पाती हैं जहां पर कोई बाउंड्री हो, ये ओपन बाउंड्री हो या क्लोज बाउंड्री हो। किसी मीडियम में वेव्स जा रही हैं, फिर आ रही हैं, एक और जा रही हैं, फिर रिवर्स भी आ रही हैं, रिफ्लेक्ट, सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जाने और आने वाली वेव्स का, और बाउंड्री से तो ये, और एक साथ इसको हम बोलते हैं बाउंड सिस्टम। कोई सिस्टम की अगर बाउंड्री होती है, वो ऑसिलेट करने के लिए फ्री होता है, लेकिन उसकी बाउंड्री होती है तो वो बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर के ऑसिलेट भी करता है और वेव भी ट्रेवल करती हैं, और ये ऑसिलेशन एक साथ बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के साथ होता है, और ये कह सकते हैं कि बहुत सारी वेवलेंथ की वेव्स यहाँ पर इधर उधर आती जाती हैं एक ही स्ट्रिंग में। तो रिजल्ट क्या होता है उनका, उनमें सुपरपोजिशन होता है, और सुपरपोजिशन का रिजल्ट क्या होता है, कुछ वेव्स तो डाई अप हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, और कुछ वेव्स क्या होती हैं, उनमें रेजोनेटिंग एडिशन होता है, और वो वाइब्रेशंस, उस फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होता है, वही हमको दिखता है। सो ये बाउंड सिस्टम्स, सो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आर ऑन वेव्स अंडर द बाउंड सिस्टम। तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मैटर वेव्स can be seen as waves, okay, in a bound system। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, वो बाहर जा नहीं पा रहा है और चल भी रहा है, तो उसकी वेव्स हैं, और वो बाउंड सिस्टम एक बन रहा है, और वहाँ पर ये स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है। ओके, सो स्टैंडिंग वेव्स जो परसिस्ट कर पाती हैं, जिसमें रेजोनेटिंग एडिशन होता है या रेजोनेटिंग वाइब्रेशन होता है, ठीक। सो इसमें एक चीज होता है बाउंड सिस्टम में कि बहुत सारी वेव्स के साथ क्या होता है, इन अ बाउंड सिस्टम, ओके, ऑसिलेशन, बाउंड सिस्टम जैसे स्ट्रिंग वगैरह लेते हैं, है ना, लाइक इन a string, vibrations take place with large number of frequencies, large number of frequencies at a time। और भी सुने ही है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है, किसी बाउंड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है, और उन फ्रीक्वेंसीज के साथ तो वाइब्रेशन हो ही रहा है, साथ में उन फ्रीक्वेंसीज के एडिशन, उनके और भी सुपरपोजिशन के साथ ही वाइब्रेशन हो रहा है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशन होता है। ओके, सो दिस इज बिकॉज a bound system has a set of frequencies, set of natural frequencies, okay, natural frequencies जिनके साथ ये रेजोनेटिंग ऑसिलेशन कर सकता है, okay, natural frequencies called normal modes। When string is
plugged, it vibrates, okay, with many frequencies and their combinations. ओके, तो बहुत सारे उनकी अपनी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वह और उन्हीं फ्रीक्वेंसीज का एक मल्टीपल कॉम्बिनेशन उनके साथ भी ये वाइब्रेट करता है। लेकिन परसिस्ट कौन कर सकता है? जिसके लिए रेजोनेंस होता है, जो ज़्यादा एनर्जी के साथ वाइब्रेशन हो रहा होता है, या डिस्टरबेंस जिसको एक तरह से ड्राइव करता है, वो ऑसिलेशंस क्या होते हैं? परसिस्ट करते हैं। ओनली दोज ऑसिलेशन वाइब्रेशंस परसिस्ट, जो बने रहते हैं। कौन से बने रहते हैं? for which resonance occurs and other vibrations die out due to destructive combination of traveling down and back। कुछ वाइब्रेशंस जो कम ही एक्साइटेड होते हैं उनमें डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होता है और ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो परमानेंटली दिखता है जो वाइब्रेशन जिस एम्पलीट्यूड का, उसके लिए रेजोनेंस हुआ रहता है। अब ये कह सकते हैं कि उनके साथ एनर्जी, बड़ी एनर्जी एसोसिएटेड होती है उस फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यही एनालॉजी हम यूज़ कर सकते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए सेकेंड पोस्टुलेट को। ओके, सो दिस एनालॉजी was used by de Broglie to explain second postulate। ओके, तो क्या लिया कि जो स्टेबल ऑर्बिट है एक्चुअली वो क्या है? इन्हीं मैटर वेव का स्टैंडिंग वेव है। और ये अगर स्ट्रिंग है यहाँ पर बाउंड है, तो जहाँ दोनों एंड पर नोड होते हैं, ठीक, तो पूरा पाथ वेव का क्या होता है? वेव लेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तो वो बाउंड सिस्टम है विच हैज नोड्स एट बोथ एंड्स। ओके, द होल पाथ ऑफ वेव इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। जैसे अगर ये वन लूप में वाइब्रेट कर रहा है तो इधर का λ/2 और इधर का λ/2, 1 लैम्डा पाथ लेंथ हो गया वेव के लिए। और अगर ये 2 लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है 2 पार्ट में, तो ऐसे यहाँ और फिर इसके बाद जब ये वाइब्रेट इस तरह का लूप बनेगा ये वाइब्रेशन का, तो ये सेगमेंट यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, सेगमेंट यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 लैम्डा पूरा इधर, 1 लैम्डा यहाँ, 2 लैम्डा पूरा पाथ होगा वेव के लिए चलने के लिए, जो जाने वाली वेव है और जो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव है। तो अगेन इन अ बाउंड सिस्टम with nodes at both ends क्या है? the path of wave, okay, down and back, the total path
टोटल पाथ ऑफ वेव क्या हो जाएगा, ये डाउन एंड बैक, इधर और इधर वापस, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये तो यही चीज यूज किया था तो डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन में भी क्या हुआ था, यही एनालॉजी यूज की गई थी कि ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट भी क्या है, वही पाथ है जहां स्टैंडिंग वेव बनती हैं, या जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं वो स्टैंडिंग वेव्स हैं जो परसिस्ट करती हैं। सो डी ब्रॉय suggested that stable orbits ये क्या है, stable orbits are standing waves with resonating vibrations, So the circumference of orbit of the orbit will be integral multiple of wavelength, integral multiple of wavelength of matter wave. Matter wave क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई आर एन nth ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, n लैम्डा। ठीक है, कि उस ऑर्बिट में कितना वेवलेंथ है उस वेव का, कि स्पीड अलग अलग है, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग है, तो वहां पर क्या होगा, वेवलेंथ भी अलग होगा, क्योंकि आप डी ब्रॉय वेवलेंथ जानते हैं, h/mv, इलेक्ट्रॉन का मास तो वही है लेकिन v तो अलग है, इसलिए हर ऑर्बिट का वेवलेंथ अलग होगा। और किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिट की जो लेंथ है या कह सकते हैं सरकमफेरेंस है, वो उस वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ये नहीं कहेंगे कि हर ऑर्बिट में इक्वल वेवलेंथ है, हर ऑर्बिट का वेवलेंथ इक्वल नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में जो फर्स्ट ऑर्बिट की वेवलेंथ है उसमें एक ही वेवलेंथ है, सेकेंड ऑर्बिट में क्या है, वेवलेंथ दूसरी है, और उस वेवलेंथ का डबल लेंथ है सरकमफेरेंस का, क्योंकि रेडियस तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस 4 टाइम्स है फर्स्ट ऑर्बिट के, तो ऐसे में अलग हो जाएगा। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सेकेंड ऑर्बिट की वो हाफ है, तो आप समझ सकते हैं वेवलेंथ डबल है। अब यहाँ वेवलेंथ क्या होगी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या होने वाला है, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स h/mv। ठीक है, तो आप इसको लैम्डा n भी कह सकते हैं nth ऑर्बिट के लिए, ओके, फॉर nth स्टेबल ऑर्बिट। तो लैम्डा n यहां पर vn, ये भी हो जाएगा vn, nth ऑर्बिट, हर ऑर्बिट का अपना, हर ऑर्बिट में मैटर वेव का अलग अलग वेवलेंथ है। सो वी हैव हियर 2 पाई आर एन इक्वल्स n h/mv n, okay, and here
और एम वी एन आर एन इक्वल्स एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, और ये क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है। सो दिस LHS is angular momentum of electron in nth orbit. So this implies that L equals nh upon 2 pi. So in this way, de Broglie, okay, in this way de Broglie explained Bohr's second postulate. Okay, second postulate. तो ये तो इनकी बात हो गई। अब लिमिटेशंस क्या हैं, बोर मॉडल के लिमिटेशंस क्या हैं? एक तो आप ऐसे जानते हैं कि ये पहले भी बता चुके कि हाइड्रोजन एटम तक ही इनका वर्क क्या है, लिमिटेड है, हाइड्रोजन के लिए अप्लीकेबल है, या हाइड्रोजनिक एटम जो हाइड्रोजन लाइक एटम है उनके लिए है। और हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है, वही बताए थे पहले, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम या डबल आयनाइज्ड लिथियम, ऐसे के लिए। सो लिमिटेशन यहाँ लिखा हुआ है। ओके, लिमिटेशंस एक तो बोर मॉडल क्या है, applicable to only hydrogenic atoms या हाइड्रोजन and hydrogenic atoms, ये कौन से हैं, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एंड डबल आयोनाइज्ड हीलियम, डबल आयोनाइज्ड लिथियम। 3, 2, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, वहाँ न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन है और आपस में इलेक्ट्रॉन्स का भी इंटरेक्शन है, उसके लिए बोर मॉडल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रही है, तो नहीं हो पाती, इसलिए वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज बिकॉज बोर मॉडल okay considers interaction between revolving electron and nucleus, between revolving electron and nucleus, whereas if atom has more than one electron, okay. Whereas if atom has more than one electron, they will be interacting each other also, they will be interacting each other also। तो इससे क्या होगा, जो एनर्जी वैल्यूज हैं ऑर्बिट्स में, nth ऑर्बिट की एनर्जी वैल्यू आप जो लिख रहे थे me⁴ डिवाइड बाई 8ε0² h² n², वो लिख रहे थे, तो वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि वहाँ तो बस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन लिखा हुआ था, उनके लिए एनर्जी लिखी हुई थी। तो अगर आपस में इलेक्ट्रॉन भी इंटरेक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा,
तब तो ये एनर्जी वैल्यू दूसरी हो जाएगी और ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा इक्वेशन। बोर मॉडल जहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है एटम में, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। तो या तो हाइड्रोजन एटम होगा या तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हट जाएं, बस एक ही बाहर हो इलेक्ट्रॉन, भले उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों तो, लेकिन बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल तो नहीं है। हाँ, हीलियम, सिंगल आयनाइड हीलियम, डबल आयनाइड लिथियम या ऐसा ही बोरॉन है तो वहाँ पर 4 निकाल दीजिए, ये हाइड्रोजनिक एटम हो जाएंगे। और इसके बाद क्या है, ये एक और चीज़ जो नहीं कर पाते करेक्टली, हालांकि उन्होंने करेक्टली प्रेडिक्ट किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्पेक्ट्रल लाइंस और इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इनको ने करेक्टली प्रेडिक्ट किया बोर मॉडल में, लेकिन इन लाइंस की इंटेंसिटी क्यों अलग अलग होती है इसको उन्होंने नहीं एक्सप्लेन नहीं किया या नहीं कर पाए। तो ये केवल भी लिमिटेशन है। ओके, सो बोर मॉडल, सेकंड थिंग इज व्हाट, बोर मॉडल correctly predicts spectral lines, but it is unable to tell about, unable to explain difference in intensities of these lines। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है, अब फिर भी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने शुरुआत की बहुत अप्रोचेबल, उन्होंने ये रिलेशन दिया और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से माइलस्टोन साबित हुआ बोर मॉडल, और उसी में मॉडिफिकेशन हो करके हमें नई चीज़ें मिल गई। बाद में क्वांटम मैकेनिक्स ने और चीज़ों को एक्सप्लेन किया, जो कॉम्प्लेक्स एटम्स के लिए एनर्जी वैल्यूज़ हैं, लेवल्स हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन आए बोर मॉडल से थोड़े मॉडिफाइड फॉर्म में। ठीक, कभी कभी ये फिगर आपको ड्रॉ करने को आ जाता है, जो ये स्टैंडिंग वेव अभी हम बात किए थे यहाँ पर। तो अगर ये नोड है, ऐसे हैं, ये एक कंप्लीट पाथ है। अगर यहाँ 1 लूप में कोई स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है तो कह सकते हैं ऐसे है ये, ठीक है। और ये पाथ और ये पाथ दोनों की लेंथ मिला के 1 वेवलेंथ हो जाता है। और अगर यहाँ से इसको हम 2 लूप में वाइब्रेट कराएं ऐसे, तो इस तरह दिखेगा। इससे हम कह सकते हैं, उनको हम ये टर्न करते हुए दिखा सकते हैं कि हाँ, यही टर्न करके जो लूप बने हुए हैं, या ऐसे ही मान लेते हैं कि ये, ठीक है, 3 लूप में अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो ऐसा बन रहा होगा, और ये स्टैंडिंग वेव बन रही हैं। तो यही चीज़, इसी को ऐसे हम सर्कुलर ले लें तो ये हमारे लिए क्या बन जाती हैं, ये स्टैंडिंग वेव के फॉर्म्स है ना, स्टैंडिंग वेव का पाथ बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये वाइब्रेशंस, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाइब्रेशन जहाँ हो रहे हैं, क्या लेते हैं, 1 वेवलेंथ ले लेते हैं, और इनको हम ये इसी को कहते हैं कि ये जो सर्कमफेरेंस है पूरा, ये सर्कमफेरेंस क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का। तो इसको आप
देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि समझ में ज़रूर आया होगा। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जो आप पहले पढ़ा हुआ है। तो फिर से एक बार कहेंगे, आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।